नमस्ते विद्यार्थियों, एक बार फिर से केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं इस्तकबाल करता हूँ। मैं इतिहास अध्यापक नरेंद्र पाल सिंह आज राजस्थान के उस ऐतिहासिक युद्ध को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जिस युद्ध को स्वयं भोलेनाथ शिव शंकर स्वयं अपनी आंखों से देख रहे थे, ऐसा कवि ने कहा है। और वो युद्ध है हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध। हल्दी घाटी के टीले को शिव पार्वती स्वयं देख रहे, मेवाड़ी वीरों री ताकत अपनी आंखों से देख रहे, अपनी नजरों से देख रहे। आइए इसी हल्दी घाटी ऐतिहासिक युद्ध के बारे में विस्तार से अध्ययन करें। हल्दी घाटी का जो ऐतिहासिक युद्ध है वो 18 जून 1576 को एनसीईआरटी के अनुसार लड़ा गया। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध 21 जून 1876 को लड़ा गया। हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य लड़ा गया। और इस युद्ध में मान सिंह के मध्य ये युद्ध लड़ा गया। हल्दी घाटी युद्ध के बारे में अध्ययन करने से पहले कुछ हम पूर्व में जाते, पूर्व में बात करते। हल्दी घाटी युद्ध होने से पहले अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 मैसेंजर भेजे थे। कितने मैसेंजर भेजे? 4 मैसेंजर को भेजा ताकि अकबर महाराणा प्रताप समझ जाए, हमारे साथ संधि कर ले, ट्रीटी कर ले। उनके पिताजी उदय सिंह तो इस बात के लिए माने नहीं, क्या पता महाराणा प्रताप मान जाए। जैसे ही महाराणा प्रताप का विधिवत लीगल रूप से दोबारा जो उनका राज तिलक हुआ था वो कुमलगढ़ में हुआ था, और कुमलगढ़ है वो राजसमंद जिले के अंतर्गत है। वह उनका पहले उनकी राजधानी गोगुंदा हुआ करती थी, बाद में महाराणा प्रताप ने उनकी राजधानी को कोमलगढ़ में ट्रांसफर कर दिया और वहीं पर अपना राज तिलक करवाया था। मेवाड़ के अंतर्गत एक नियम बना हुआ था कि मेवाड़ के शासकों का राज तिलक है, चाहे वो कोई भी मेवाड़ का शासक हो, राणा कुंभा हो, राणा संग्राम सिंह हो, बप्पा रावल हो, चाहे कोई भी शासक हो, उनका जो राज तिलक है वो विधिवत रूप से सलुम्बर के रावत या सामंत वही उनका राज तिलक करवाएंगे। उसी प्रकार महाराणा प्रताप का जो राज तिलक है वो सलुम्बर के रावत कृष्णदेव चुंडावत ने करवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है कि महाराणा प्रताप का राज तिलक किसने करवाया था? तो वो था कृष्णदास चुंडावत। कौन? कृष्णदास चुंडावत ने इसने महाराणा प्रताप का राज तिलक करवाया था। ये अभी हाल ही में ही एक एग्जाम हुआ है फर्स्ट ग्रेड का, इसके अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया है कि महाराणा प्रताप का राज तिलक किसके द्वारा किया गया था? तो वो था कृष्णदास चुंडावत के द्वारा। ये 4 दूत कौन कौन से आए थे? एक एक मैसेंजर के बारे में अध्ययन करते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार आते रहते हैं। पटवारी, ग्राम सेवक हैं या तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंतर्गत आते हैं। महाराणा प्रताप ने सबसे पहले अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए सबसे पहले भेजा था, वो था 4 दूत मंडल भेजे थे। कितने दूत मंडल भेजे थे? 4 दूत मंडल। कितने मंडल भेजे थे? 4 दूत मंडल में इसमें पहला जो व्यक्ति था वो था जलाल खा कोरची। कौन था? जलाल खा कोरची। जलाल खा कोरची को भेजा था। जैसे ही महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ 1572 में, तो अकबर ने उसी समय उनको समझाने के लिए जलाल खा कोरची को भेजा। जलाल खा कोरची है बड़ा वाक्पटु आदमी था, बोलने में बहुत अच्छा है, उसकी वाणी भी बहुत अच्छी मधुर वाणी थी और समझाने का तरीका भी उनका अच्छा था। सबसे पहले जलाल खा कोरची महाराणा प्रताप को समझाने के लिए आया।
वो महाराणा प्रताप के पास में जलाल खां कोरची गए और वो गए थे तब उनकी जो समय था वो था 1572। केवल एक व्यक्ति ऐसा था जो 1572 में महाराणा प्रताप को समझाने के लिए आया था। वो महाराणा प्रताप के पास में गया, उन्होंने बादशाह अकबर की तरफ से उनको बधाई दी कि आप राजा बनने पर आपकी हार्दिक बधाई वगैरह दी, उनके पास में बैठे और फिर उन्होंने अपनी कुछ मुद्दे की बात करनी शुरू कर दी। जलाल खां कोरची ने महाराणा प्रताप से कहा कि भाई साहब, आपके पिताजी तो माने नहीं उदय सिंह, और आपके ट्रीटी और संधि करने में मतलब क्या विचार है। महाराणा प्रताप ने साफ साफ खुला मना कर दिया, नहीं, मैं संधि करने के लिए तैयार नहीं हूँ भाई, आप हमारे मेहमान हैं, आप बैठे मेरे साथ अच्छा भोजन करें, लेकिन मैं संधि करने के लिए भाई साहब तैयार नहीं हूँ। जलाल खां कोरची निराश होकर पुनः अकबर के पास में चला गया और जलाल खां कोरची जब आया था तब उसके जो समय था वो 1572 ईस्वी था। एक ही व्यक्ति ऐसा था जो 1572 में महाराणा प्रताप को समझाने के लिए आया था, बाकी सारे 3 मैसेंजर थे वो 1573 में आए थे। कब आए थे? 1573 में। चलो अगली हम बात करते हैं, जब ये महाराणा प्रताप जब अकबर के पास में गया, अकबर ने कहा क्यों नहीं भाई, मेवाड़ का जो 32 वर्ष का शासक महाराणा प्रताप शासक बना है, 32 वर्ष का युवा आदमी है और राजपूत भी है, क्यों नहीं हम किसी राजपूत को उनको समझाने के लिए भेजें ताकि बात बन सकती है। तो उन्होंने आमेर के शासक राजा मान सिंह को भेजा। अगला मैसेंजर कौन था? आमेर के राजा मान सिंह। आमेर के मान सिंह को भेजा। किसको भेजा? मान सिंह को। मान सिंह को कहा कि तुम महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जाओ और उनको समझाकर आ जाओ। ये भी युवा था और महाराणा प्रताप भी युवा, यानी कुछ बात बन सकती है। मान सिंह गए मेवाड़ की तरफ। उस दिन महाराणा प्रताप ने भी स्वयं मान सिंह से महाराणा प्रताप मिलने के लिए नहीं आए। उन्होंने मान सिंह से मिलने के लिए अपने बेटे अमर सिंह को भेजा। किसको भेजा? अमर सिंह को। अमर सिंह, मान सिंह वहाँ मेवाड़ में गए, वहाँ जाके बैठ गए। अमर सिंह मान सिंह से मिलने के लिए कुछ थोड़ी समय के बाद में मतलब लेट हो गई, मतलब मिलने के लिए। तो मान सिंह को इसके ऊपर बहुत क्रोध आ गया। फिर खाना डिनर की उन्होंने व्यवस्था कर दी, भोजन की व्यवस्था कर दी। मान सिंह ने पूछा कोई भाई, क्या भाई तुम्हारे पप्पा जी नहीं आए? तो उन्होंने, अमर सिंह ने कहा कि भाई पप्पा जी के पेट दर्द कर रहा है इसलिए वो नहीं आए, किसी कारणवश से पप्पा जी आए नहीं, मैं खुद आया हूँ उनकी तरफ से। मान सिंह को उसके ऊपर क्रोध आ गया और मान सिंह ने उसी समय डिनर को बिखेर दिया वहाँ, और वहाँ से क्रोधित होकर पुनः लौट गए। और उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिताजी को कहना कि अब हमारी मुलाकात युद्ध भूमि के अंतर्गत ही होगी। मान सिंह गए और थोड़े समय के बाद जैसे ही मान सिंह जा रहे थे और अमर सिंह ने उसको पूछा कि भाई साहब आपने क्या बोला है, तो उन्होंने कहा कि हमारी जो मुलाकात है वो युद्ध भूमि के अंतर्गत ही होगी। अब आपका और युद्ध भूमि के। तो इसके बाद में अमर सिंह ने पुनः टोंट मारा कि भाई आप आओ तो युद्ध भूमि में अकेले मत आना, फूफा जी को वगैरह साथ में लेकर आना, क्योंकि मान सिंह के जो फूफा जी थे वो अकबर थे। दिल्ली के बादशाह कौन थे? अकबर। मुगल वंश के वास्तविक संस्थापक हुआ करते थे, अकबर साहब उनके थे। चलो भाई कोई बात नहीं। मान सिंह नाराज होकर अकबर के पास में गया और अकबर से कहा कि मुझे अभी की अभी सेना चाहिए, मैं मेवाड़ पर आक्रमण करूंगा। भाई अकबर ने कहा भाई क्या हुआ, आप पूरी बात तो घटना तो बता दें। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो अभी मेवाड़ पर मुझे आक्रमण करना है, आप मुझे सेना दो। अकबर ने कहा नहीं अभी तो नहीं। फिर भी अकबर ने कहा कि एक और मैसेंजर भेजते हैं ताकि वो महाराणा प्रताप मान जाए। तो फिर इसके बाद में उसके पिताजी भगवंत दास को भेजा। कौन भेजा? भगवंत दास। भगवंत दास को भेजा। भगवंत दास उम्र में भी थे, काफ़ी समझदार भी थे। भगवंत दास महाराणा प्रताप के पास में गए कि भाई इस युद्ध में तो कुछ रखा नहीं है भाई, तुम्हारे दादाजी जो सांगा थे संग्राम सिंह, उन्होंने भी युद्ध किए लेकिन उसका कोई उनको परिणाम प्राप्त हुआ नहीं भाई, क्यों नहीं तुम भी संधि कर लो, आत्मसमर्पण कर लो अकबर के साथ में, और आपको अकबर मेवाड़ पर
राज करने के लिए, मतलब आप स्वतंत्र हो। फिर भी उसने कहा कि भाई नहीं, मैं तो भाई उनकी अधीनता, मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। महाराणा प्रताप ने मना कर दिया। भगवंत दास ने कहा तुम भी वही बात दोहरा रहे हो जो पहले आपने दादाजी ने दोहराई। महाराणा प्रताप ने कहा था भगवंत दास जी, अगर आपकी अधीनता स्वीकार करनी है तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। आपके झंडे के नीचे लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अकबर के झंडे के नीचे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। भगवंत दास भी पुनः वापस लौटे। मान सिंह जब गया था तब जून महीने के अंतर्गत गया था। कहाँ पर गया? भयंकर गर्मी थी उसमें गया था। फिर भगवंत दास आए। भगवंत दास अक्टूबर नवंबर में भगवंत दास गए थे, और फिर अंतिम रूप से उन्होंने भेजा था, वो था उनका वित्त मंत्री टोडरमल। किसको भेजा था? टोडरमल उनका क्या था? वित्त मंत्री को अंतिम रूप से उन्होंने भेजा। वित्त मंत्री महाराणा प्रताप के पास में गया, देख भाई मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है, मैं तो वित्त मंत्री हूँ, अर्थव्यवस्था के बारे में मुझे सारी बातें पता है। देखो अकबर साहब के पास में बहुत सारे पैसे, उनके पास धन की कोई कमी नहीं है। अगर वो तो चाहे तो जितने साल चाहे उतने साल युद्ध लड़ सकते हैं, लेकिन आपके पास इतना धन नहीं है, मैं ये बता सकता हूँ। लेकिन महाराणा प्रताप ने कहा कि हमारे राजस्थान के अंतर्गत बहुत सारे भामाशाह बैठे हुए हैं, हमारे धन की ज़रूरत है नहीं। फिर टोडरमल को भी निराश होकर पुनः लौटना पड़ा। जब ये सियारो मैसेंजर भेजने के बाद जब भी अकबर को सफलता नहीं मिली तो अकबर ने युद्ध करने की तैयारी कर दी। इसके बाद अकबर ने मान सिंह और आशफ खां के नेतृत्व में, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग सेना के बारे में बताया। किसी ने कहा कि अकबर की सेना थी वो 20,000 थी और महाराणा प्रताप की सेना 10,000 थी। किसी ने कहा कि मान सिंह की जो सेना थी वो 5,000 थी और महाराणा प्रताप के पास में सेना थी वो 3,000 थी। सभी में अलग अलग मतभेद हैं। तो महाराणा प्रताप और आशफ खां अपनी विशाल सेना लेकर सीधा अटैक करते हैं मेवाड़ पर। कहाँ पर अटैक करते हैं? मेवाड़ पर। मेवाड़ पर अटैक करते हैं। और मेवाड़ पर राजसमंद जिले, जो हल्दी घाटी है वो राजसमंद जिले में एक मोलेला गांव है, मोलेला गांव, उस गांव में अपना पड़ाव डालते हैं। मोलेला गांव, वहां पड़ाव डालते हैं और वहां अपनी सेना को एक जगह पर स्थायी रूप से रखा जाता है। इधर से महाराणा प्रताप भी आते हैं और महाराणा प्रताप के साथ भी बहुत सारे सेनापति थे। देखो अफगान सैनिक की बात करें तो हकीम का सूर, दूसरे सिरोही के देवड़ा सुल्तान, ये भी महाराणा प्रताप की सेना में थे। राणा पुंजा की बात करें, ये भी महाराणा प्रताप की सेना के अंतर्गत थे। अगर दूसरा बात करें तो ग्वालियर से एक शासक आए थे जिनका नाम था राम शाह। क्या नाम था? ये भी महाराणा प्रताप की सेना के में थे। ये सारे इतने सारे राजपूत शासक महाराणा प्रताप के पक्ष के अंतर्गत थे। बात करें महाराणा ये अकबर के सेनापति की तो उसमें मान सिंह, आशफ खां है, जगन्नाथ कछवा और बहुत सारे राजपूत राज्यों के राजा थे। दोनों के मध्य घमासान युद्ध हुआ और इस युद्ध के अंतर्गत अकबर के सेनापति मान सिंह की विजय हुई और महाराणा प्रताप को पराजय का सामना देखना पड़ा। और कई इतिहासकार कहते हैं कि ये युद्ध है वो निर्णायक युद्ध साबित हुआ था। कैसा युद्ध साबित हुआ? निर्णायक युद्ध। इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड का कहना है, एक इतिहासकार हुए कर्नल जेम्स टॉड, और कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है इस हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली का। क्या कहा? यह प्रश्न कई बार परीक्षा में आता है कि किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था। हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा था? मेवाड़ की थर्मोपल्ली। एक इतिहासकार है जिसका नाम है कर्नल जेम्स टॉड। क्या नाम है? कर्नल जेम्स टॉड। ये कर्नल जेम्स टॉड हैं, इसने हल्दी घाटी के युद्ध को कहा मेवाड़ की थर्मोपल्ली। क्या? मेवाड़ की थर्मोपल्ली। एक इतिहासकार है बदायूनी। ऐसा कहा जाता है कि बदायूनी है वो हल्दी घाटी के युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से मौजूद था। कौन था? अकबर के समय प्रत्यक्ष रूप से। ये होता है एक मतलब आप कह सकते हैं इस्लाम का कट्टर, मतलब एक ऐसा शासक था।
जब हल्दी घाटी के युद्ध में मानसिंह और आशफ खां जा रहे थे तो उसने कहा मैं भी आपके साथ में चलूं। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ में क्यों आ रहे हो, आपका तो कलम चलाने का काम है। तो उन्होंने कहा भाई मैं भी देखना चाहता हूँ कि इस युद्ध में जितने भी राजपूतों का जो खून बहेगा उनके रक्त से मैं अपनी दाढ़ी को लाल करूंगा। क्या करूंगा? ऐसा ये कट्टर प्रवृत्ति का व्यक्ति था बदायूंनी। कर्नल जेम्सटोन ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा और एक बदायूं ने उसको मेवाड़ का मैराथन का, मतलब इस युद्ध के बाद में ये दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। चलो आगे, इस युद्ध को हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध भी कहा जाता है। यह युद्ध तो हुआ, अब अपना टॉपिक शुरू होता है, युद्ध होता, इसके क्या कारण थे? कारण के बारे में पढ़ेंगे कि भाई जो युद्ध हुआ इसके पीछे क्या कारण। अगर कोई घटना होती है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर जिम्मेदार हुआ होता है। देखो, महाराणा प्रताप की मुगल विरोधी नीति, महाराणा प्रताप की जो प्रारंभ से ही जो नीति थी वो मुगलों के विरुद्ध हुआ करती थी। क्या होती? मुगल विरोधी नीति थी। राजस्थान के बहुत सारे राजा थे, जैसे आमेर के राजा को ले लो, जोधपुर के राजा ले लो, बहुत सारे जो राजा थे उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन जो महाराणा प्रताप थे मेवाड़ के, उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। उनके विरुद्ध उन्होंने मुगल विरोधी नीति अपनाई और उनके सामने आत्मसमर्पण नहीं कर दिए। वो हमेशा अकबर से युद्ध करने के लिए रणनीतियां बनाते रहते थे। कौन? महाराणा प्रताप। और इसी मुगल विरोधी नीति के कारण हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। बात करें अपन दूसरी, महाराणा प्रताप का स्वतंत्रता प्रेम। महाराणा प्रताप हमेशा से ही स्वतंत्र रहना चाहते थे, स्वतंत्रता प्रेम था। अपनी मेवाड़ को अपने जीते जी मुगलों को अधीन नहीं होना देना चाहते थे। उन्होंने एक प्रतिज्ञा भी ली थी कि जब तक मैं मेवाड़ को स्वतंत्र नहीं करा लेता तब तक, जैसे उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में उनकी हार हुई थी तो उनके बाद में उन्होंने प्रतिज्ञा भी ली थी, मेवाड़ को हमेशा स्वतंत्र रखना चाहते थे। और अब मेवाड़ को स्वतंत्र करने के लिए वो सब कुछ, यानी अपना आत्म बलिदान, यानी मातृभूमि के लिए त्याग और बलिदान करने के लिए भी तैयार थे। कौन? महाराणा प्रताप। और उनका जो स्वतंत्र प्रेम बना हुआ है। अगली बात करें कि अकबर की साम्राज्यवादी आकांक्षा क्या है। अकबर हमेशा से ही एक साम्राज्यवादी शासक था, यानी उसकी जो नीति थी वो साम्राज्यवादी नीति। जैसे साम्राज्यवादी अपने एक देश का दूसरे देश पर आक्रमण करना, आधिपत्य करना, इसको बोलते हैं साम्राज्यवादी नीति। उन्होंने आसपास के सभी राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। इस नीति के तहत केवल मेवाड़ एक ऐसा शासक था जिसने अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। तो ये अकबर को सहन नहीं हो रहा था कि भाई सभी ने मेरी अधीनता स्वीकार कर दी, केवल महाराणा प्रताप ने। एक मारवाड़ का और एक शासक था जिसका नाम था राव चंद्रसेन, इसने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसलिए महाराणा प्रताप का जो अग्रगामी है उसको राव चंद्रसेन को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराणा प्रताप का अग्रगामी किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को, महाराणा प्रताप का चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी। ये महाराणा प्रताप के राज तिलक में भी उपस्थित हुआ था। कौन? राव चंद्रसेन, राव चंद्रसेन। अगले बिंदु की बात करें, मेवाड़ का महत्व। मेवाड़ का जो महत्व है बड़ा, मतलब सामरिक दृष्टि से उसका बहुत अधिक महत्व था। अगर अकबर को किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण करने के लिए जाना है, या गुजरात पर आक्रमण करने के लिए जाना है, या व्यापार गुजरात पर आक्रमण, तो उन्हें मेवाड़ से होकर गुजरना पड़ेगा। और उस समय जो व्यापारी मार्ग था वो भी गुजरात से में जाने के लिए मेवाड़ से होकर जाना पड़ा। उनका बहुत सामरिक महत्व था। तो अकबर इस मेवाड़ क्षेत्र पर अपना क्या करना चाहता था? आधिपत्य करना चाहता था। बहुत सामरिक उसका महत्व हुआ करता था। तो अकबर ने भाई कई बार महाराणा प्रताप से कहा कि हमें हमारी सेना यहाँ से गुजरने दो, लेकिन महाराणा प्रताप ने उनकी बात बिल्कुल मानी नहीं। तो इस जगह पर अपना अधिकार करना चाहता था अकबर, ताकि ये व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मार्ग था जो गुजरात की तरफ जा रहा था। गुजरात जाना है तो मेवाड़ से होकर गुजरना पड़ेगा। तीसरे बिंदु की बात करें, कूटनीति प्रयासों की असफलता। मतलब कूटनीति, अकबर ने महाराणा प्रताप को से मतलब
उसको अधीन करने के लिए कई कूटनीति का सहारा लिया, 4 मैसेंजर भी भेजे, 4 दूत भी भेजे, लेकिन चारों दूत उनको समझाने में असफल हुए। असफलता का मुंह देखना पड़ा। चारों दूत आए, उन्होंने महाराणा प्रताप से कहा कि तुम संधि कर लो, इसके कारण अकबर साहब आपको आधा राज्य मेवाड़ का दे देंगे, लेकिन महाराणा प्रताप ने जीते जी उनकी अधीनता स्वीकार की नहीं। दूसरा बात करते हैं अकबर के विरोधी मैत्री संबंध। हल्दी घाटी युद्ध का कारण क्या था कि अकबर के विरोधी मैत्री संबंध। मैत्री संबंध का क्या मतलब होता है? मैत्री संबंध, अकबर के जो विरोधी शासक थे, बात करें ग्वालियर के रामशाह, कौन थे? ग्वालियर के रामशाह, ये अकबर के विरोधी हुआ करते थे। और दूसरे जो एक शासक थे सिरोही के देवड़ा सुल्तान, ये भी अकबर के क्या होते थे? विरोधी हुआ करते थे। और तीसरा अगर हम बात करें तो मारवाड़ के शासक रावचंद्र सेन भी उसके विरोधी थे, जिन्हें अकबर ने अपने यहाँ पर अकबर ने उनके साथ मैत्री संबंध स्थापित किया था, महाराणा प्रताप ने उनके साथ मैत्री संबंध स्थापित किया था, जिसको अकबर बिल्कुल सहन करने के लिए तैयार नहीं था और वो उसको सबक सिखाना चाहता था अकबर। इस कारण हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था। ये सारे कारण थे जिसके कारण हल्दी घाटी का पहला कारण था महाराणा प्रताप की मुगल विरोधी नीति, दूसरा महाराणा प्रताप का स्वतंत्रता प्रेम, तीसरा है अकबर की साम्राज्यवादी आकांक्षा, चौथा है मेवाड़ का महत्व, पांचवा है कूटनीति प्रयासों की असफलता और छठा है अकबर के विरोधी का मैत्री संबंध। ये सारे उनके हल्दी घाटी के युद्ध के कारण हुआ करते थे। और अगर हम और भी कुछ अपन बात करें कि हल्दी घाटी के युद्ध को किसने उनको, हल्दी घाटी का युद्ध प्रारंभ हुआ जिसमें पहले तो क्या देखा जाता है, पहले क्या होता है? हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हुआ 18 जून 1576 को। पहले तो ये महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर भारी पड़ती है, लेकिन कुछ ही समय के बाद में जब ये मुगल सेना वहाँ से भागने लगी तो मुगलों का एक सैनिक था जिसका नाम था मित्र खां। उसने कहा कि बादशाह अकबर स्वयं विशाल सेना लेकर युद्ध भूमि में आ रहे हैं। तो सेना का आत्मविश्वास बढ़ा और पुनः घमासान युद्ध हुआ। और ये युद्ध भी इतना भयंकर हुआ, घमासान युद्ध शुरू हुआ, जिसके कारण महाराणा प्रताप को लग रहा था कि अब हमारी पराजय होने वाली है। उसी प्रकार जैसे ही महाराणा प्रताप को मानसिंह दिखा तो महाराणा प्रताप ने अपनी घोड़ी को लेकर सीधे मानसिंह के हाथी के सामने गए और उन्होंने अपना भाला मानसिंह के ऊपर फेंका, लेकिन मानसिंह अपना सिर थोड़ा नीचे कर दिया ताकि वो बच गए। और इसमें मानसिंह से बच गए, लेकिन महाराणा प्रताप के घोड़े की जो टांग थी वो टूट गई, जिसके कारण महाराणा प्रताप मूर्छित हो गए और नीचे गिर गए। जैसे ही महाराणा प्रताप मूर्छित हो गए, युद्ध भूमि में नीचे गिर गए, तो मुगल सेना ने चारों ओर से घेर लिया। जब ये सारी घटना उसके एक सेनापति देख रहे थे जिनका नाम था जालाबिदा उनके पास में आया, महाराणा प्रताप का शस्त्र धारण किया और उससे युद्ध भूमि में लड़ने लगे, ताकि मुगल सेनाओं को लगा कि ये महाराणा प्रताप हैं, क्योंकि हाइट बॉडी पर्सनैलिटी महाराणा प्रताप के जैसी ही थी राणा जालाबिदा की। महाराणा प्रताप यहाँ से भाग निकल गए अपने प्रिय घोड़े सेतक के साथ। उनका प्रिय हाथी था राम प्रसाद और प्रिय घोड़े का नाम था चेतक। चले गए वो युद्ध भूमि से, और उस समय झालाबिदा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। जैसे ही झालाबिदा वीर गति को प्राप्त हुए, हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त हो गया है। हल्दी घाटी का युद्ध उसी समय क्या हो जाता है? समाप्त। इस युद्ध के अंतर्गत अगर हम बात करें उसका परिणाम क्या निकला, तो महाराणा प्रताप की कीर्ति में वृद्धि हुई, यानी महाराणा प्रताप का मान बढ़ गया, क्योंकि महाराणा प्रताप के पास इतनी सेना नहीं थी, लेकिन अकबर के पास विशाल सेना थी और अकबर के पास विशाल घोड़े, तोप वगैरह ये सारे सब कुछ थे, लेकिन उनके पास में नहीं थी। महाराणा प्रताप ने छापामार युद्ध पद्धति को अपनाया था। और इधर अपन बात करें भारत में छापामार युद्ध पद्धति को किसने अपनाया, तो शिवाजी ने छापामार युद्ध पद्धति को अपनाया था। दूसरी बात करें जन हानि,
यानी दोनों तरफ से सैनिक मारे गए थे। कई इतिहासकार कहते हैं कि मुगल सेना से 150 सैनिक मारे गए और राजपूत सेना से 500 व्यक्ति हुए, और कई इतिहासकारों का कहना है कि दोनों सेनाओं से 500 सैनिक मारे गए। बहुत विशाल जनहानि भी इस युद्ध के अंतर्गत हुई थी। इसमें महाराणा प्रताप की कीर्ति भी बड़ी थी। और ये सारे बिंदुओं पर हमने बात की है। कर्नल जेम्स टॉड ने उसको कहा मेवाड़ की थर्मोपोली बहुत इंपॉर्टेंट है, और बदायूनी ने उसको मेवाड़ का खमनोर का युद्ध भी कहा है। तो चलो, और इस युद्ध में जो इस युद्ध को प्रत्यक्ष रूप से देखने वाला था वो था बदायूनी, ये इसको याद जरूर कीजिएगा। अगला वीडियो का आप हमारा इंतजार करें, तब तक के लिए धन्यवाद।